हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल चुलबुल पांडे स्टडी ग्रुप पर। आज हम आपको बताने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार की रिजल्ट एवं युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या था। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी खास एपिसोड वर्ल्ड वार 1। जी हाँ, वर्ल्ड वार 1। दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में देख चुके हैं कि किस प्रकार से इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध उतर जाता है युद्ध में। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि युद्ध के नशे में जर्मनी ने क्या क्या किया और अमेरिका को बुलावा किस प्रकार से कर दिया। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि युद्ध के नशे में जर्मनी ने अंधाधुंध सामुद्रिक लड़ाई शुरू कर दी। पांडुवियों के विरुद्ध शस्त्रों को भी अभी खोज ही चल रही थी कि जर्मनी ने तटस्थ देशों को भी जहाज डुबाने शुरू कर दिए। कहने का अर्थ है जो युद्ध में शामिल नहीं होने वाले थे उसको भी, उस क्षेत्र के जहाज को भी समुद्री में डुबाने का कार्य कर रहा था। अभी तक अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ सहानुभूति रखते हुए भी औपचारिक रूप से तटस्थ था, माने कि वो अलग था अमेरिका। लेकिन जब अमेरिकी जहाज भी डुबोए जाने लगे तो उसने जर्मनी की चेतावनी दी। 1917 में एक अमेरिकी यात्री जहाज लुसिटानिया अंटार्कटिक महासागर में डुबो दिया गया। अमेरिका के लिए जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अमेरिकी सेनाएं यूरोप में उतर गई। अमेरिकी नौसेना ने मित्र राष्ट्रों के साथ सक्रिय सहयोग करना शुरू कर दिया। अब अमेरिकी सेना और अर्थतंत्र मित्र राष्ट्रों के सहायता के लिए तैयार था। इससे युद्ध का नक्शा ही बदल गया। अमेरिका को आ जाने से युद्ध का नक्शा ही बदल गया। 1917 में ही रूस में ऐतिहासिक क्रांति हुई, जिसका अध्ययन हम आपको बता देंगे कि रूस की क्रांति किस प्रकार हुई थी। ठीक है। ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया। जर्मनी का एक मोर्चा समाप्त हो गया और वह अपनी सारी ताकत पश्चिम में लगा सकता था। युद्ध का निर्णायक दौर शुरू हुआ। दोनों ही पक्ष अंतिम लड़ाई लड़ने लगे। एक तरफ अमेरिकी मदद थी और दूसरी तरफ ब्रिटेन की उपनिवेशों से सैनिक और धन जुटाए जा रहे थे। विशेष रूप से भारत का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। भयंकर गोलीबारी से विनाश का रूप बढ़ता जा रहा था। युद्ध के अंतिम दिनों में हवाई जहाज़ों का भी इस्तेमाल होने लगा। जमीन, पानी और हवाई तीनों क्षेत्रों में युद्ध लड़ा जा रहा था। सामान्य जनता बुरी तरह युद्ध के लपेट में आ गई थी और हताहत हो रही थी। जर्मन जनता के संकट का अंत नहीं था। उसे युद्ध और नाकेबंदी दोनों का शिकार होना पड़ रहा था। बल्गारिया और तुर्की परास्त हो चुके थे। ऑस्ट्रिया और जर्मनी पर दबाव बढ़ता जा रहा था। जर्मनी सारी शक्ति लगाने के बावजूद जीते हुए प्रदेशों को छोड़ने पर मजबूर हो गया। अंत में सीमाएं भी आक्रांत हो गए। ऐसा लगा कि जर्मनी की जमीन पर विनाशकारी युद्ध शुरू हो जाएगी, है ना। विलियम द्वितीय के सपने ध्वस्त हो गए। उसका विरोध भी बढ़ने लगा। उसके सामने भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसके भागते ही जर्मनी में हमेशा के लिए राजतंत्र समाप्त हो गया और गणतंत्र की स्थापना हो गई। युद्ध समाप्त हो गया और विस्तृत संधि वार्ता की तैयारी होने लगी। युद्ध के समाप्त होने पर संपूर्ण विश्व में खुशियां मनाई गई, लेकिन युद्ध के परिणाम बहुत धीरे धीरे सामने आए। समझदार लोग देख रहे थे कि युद्ध का परिणाम नए युद्ध के बीज बो रहे थे, है ना, नए बीज बो रहे थे। ठीक है। साम्राज्यवादी युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए कुछ लोग 1919 में कहने लगे थे कि युद्ध 20 साल के लिए टल गया है। जो युद्ध हुआ है वो 20 साल के लिए टल गया है, माने कि फिर से युद्ध होने का संभावना फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही यह बात बोल दी गई थी कि फिर वर्ल्ड वार होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रथम महायुद्ध की परिणाम। ठीक है। इस युद्ध का सबसे प्रत्यक्ष राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि 3 साम्राज्य जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस समाप्त हो गए। सारे विश्व में राजतंत्रों के विरुद्ध हवा चल गई, क्योंकि जर्मन गुट में केवल राजतंत्रों का बोलबाला था। मित्र राष्ट्रों में गणतंत्रों की प्रधानता थी। युद्ध में प्रजातंत्र की रक्षा का नारा दिया गया था और प्रजातंत्र विजयी भी हुए।
इसलिए उसे नैतिक बल मिला। लेकिन पश्चिमी प्रजातंत्रों का खोखलापन तब स्पष्ट होने लगा जब उन्होंने अपने उपनिवेश आज़ाद नहीं किए। उनका शोषव स्वरूप कायम रहा। प्रजातंत्र की अराजकता से ही युद्ध के दिनों में इटली में फासिज्म और जर्मनी में नात्सीवाद का उद्भव और विकास हुआ। युद्ध के पहले और युद्ध के दौरान राष्ट्रवादिता के सिद्धांतों का दोनों ही गुटों ने इस्तेमाल किया था। युद्ध के इसी सिद्धांत को यूरोप के बाहर लागू करने से साम्राज्यवादी देशों ने साफ इनकार कर दिया। उदाहरण के लिए भारत के आशातीत सहयोग के बावजूद रॉलेट एक्ट पास हुआ, जालियांवाला बाग की भीषण हत्याकांड हुआ और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अपेक्षित राजनीतिक परिवर्तन नहीं किए गए। ठीक है, इस तरह पश्चिम देशों का प्रजातांत्रिक मुखौटा उतर गया और सारे एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका में राष्ट्रवादी शक्तियों का आंदोलन तेजी से विकसित होने लगा। दुनिया के उन देशों को भी अब विश्व राजनीति में महत्व मिलने लगा जिनकी चर्चा तक नहीं होती थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब यूरोप के देशों के वैदेशिक संबंधों तक सीमित नहीं रह गई। इनके अतिरिक्त और भी दो अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए। अमेरिका को वास्तविक शक्ति का उद्घाटन हुआ और अब उसे दुनिया की महान शक्ति माना जाने लगा। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था युद्ध के दौरान रूस में हुई क्रांति से एक सर्वथा न्याय, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक ढांचे की स्थापना। रूसी समाजवादी व्यवस्था ने पहली बार समाज में आमूल परिवर्तन से शोषण पर आधारित समाज को समाप्त कर दिया। अब दुनिया के सामने एक विकल्प था। धीरे धीरे दुनिया में समाजवादी आंदोलन बढ़ने लगा और दुनिया की राजनीति में पूंजीवादी साम्राज्यवादी शक्तियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। दुनिया के शोषित प्रताड़ित देशों में आशा की एक नई किरण पैदा हो गई। अब वे न केवल नए सिरे से प्रेरित थे, उन्हें बल भी मिला। सारी दुनिया में जन आंदोलन का विस्तार हुआ और पश्चिमी देशों की पश्चिमी देशों की भी शोषित जनता अपने अधिकार की लड़ाई तेज करने लगी। ठीक है, साहित्य संस्कृति पर भी रूसी क्रांति का दूरगामी और स्थायी प्रभाव पड़ा। कि जिस प्रकार से पहले चल रहा था उसमें परिवर्तन आया, मूल रूप से परिवर्तन आया। युद्ध काल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व स्पष्ट हुआ था। इतिहास ने सबका सबक दिया था कि होली अलायंस और यूरोपीय व्यवस्था, जैसे कहने का साफ अर्थ है कि इतिहास ने सबक दिया था, पहले ही दिया था कि होली अलायंस और यूरोपीय व्यवस्था जैसा सहयोग कारागार नहीं होता। इसलिए व्यापक स्तर पर सहयोग की शुरुआत हुई और अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन की प्रेरणा और पहल से राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है, अभी राष्ट्र संघ को बहुत सफलता नहीं मिली, फिर भी ऐसे संगठन की अनिवार्यता आवश्यक था स्पष्ट हो गई। ठीक है, छोटे स्तर पर परस्पर सहयोग को महत्व दिया जाने लगा और गुप्त संधियों की नीति के घातक परिणामों के कारण खुली कूटनीति का प्रारंभ हुआ। ठीक है, युद्ध काल में तेजी से औद्योगिकरण हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय बढ़ गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राजनीति से भी अधिक यथार्थवादी आधार पर आर्थिक क्षेत्र में शुरू हुआ। व्यवसाय अब अनिवार्यता अंतर्राष्ट्रीय हो गया। किसी देश का अर्थतंत्र राष्ट्रीय सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता था, क्योंकि बाजार का स्वरूप इतना व्यापक हो गया कि हर देश का आयात निर्यात अन्य देशों के व्यापार पर निर्भर रहने लगा। ठीक है, परिणाम यह कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और नीति निर्धारण होने लगा। श्रमिक वर्ग की स्थिति पर भी क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। युद्ध काल में उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा था। ठीक है, उसे रोक देना असंभव था। उसका स्वरूप भले ही बदल दिया जाए, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता था, जिस प्रकार से खेती किसान कर रहे थे, है ना। इसलिए मजदूरों की संख्या के साथ उनकी शक्ति भी बढ़ने लगी। रूस में मजदूर का राज
रूस में मजदूरों का राज्य स्थापित हो जाने के बाद अब अन्य देशों के मजदूर चुप नहीं रह सकते थे। ठीक है, उनका आंदोलन आक्रामक होने लगा, मतलब कि हर देशों में जो सार्वजनिक आंदोलन है वह बढ़ने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महत्व बढ़ने लगा। मजदूरी श्रम के लिए अनुकूल स्थितियां, बीमा, सुरक्षा आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुए। ठीक, इन सुधारों ने मजदूर आंदोलन को कमजोर बनाने की कोशिश की, लेकिन मजदूर को अपनी ताकत और महत्व का पता चल गया था और जहां तक संभव था वे सुधार की नीति का उद्देश्य समझने लगे। ठीक, मजदूरों की तरह युवा आंदोलन को भी बहुत बल मिला। सारी दुनिया में युवा और विद्यार्थी अब सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय हिस्सा लेने लगे। युद्ध काल की जो मजबूरियां ने नारी को रसोई से निकालकर कल कारखानों और दफ्तरों में पहुंचा दिया था। युद्ध से ही नारी जो था वो हर क्षेत्र में जाने लगा। नारी स्वतंत्रता आंदोलन का जो नारी थी ना, उस स्वतंत्रता आंदोलन को इससे बहुत बल मिला। धीरे धीरे उसे राजनीतिक अधिकार मिलने लगे और उसे पुरुषों के बराबर स्थान मिलने लगा। वीमेन लिब आंदोलन की वास्तविक पृष्ठभूमि प्रथम महायुद्ध के दौरान ही बनी थी। ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में हुए परिणाम शीघ्र ही स्पष्ट हो गए, लेकिन सांस्कृतिक जगत में कम महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए। शिक्षा का स्वरूप बदलने लगा, साहित्य में नई धारा बहने लगी और छोटे नाटकों और कहानियों को बड़े उपन्यासों और नाटकों के स्थान पर अधिक पढ़ा जाने लगा। चिंतन की मूलधारा युद्ध और हिंसा के विरुद्ध समाजवादी और मानवतावादी हो गई। एक तरफ निराशा, अन्य मानसिकता और पलायनवाद का असर था, दूसरी ओर राष्ट्रवादी और समाजवादी धारा भी पर पहमानी होने लगी। कहने का अर्थ है जो राष्ट्रवादी और समाजवादी थी वह दोनों तरफ से बढ़ने लगी। जीवन का कोई भी क्षेत्र युद्ध से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। कहने का अर्थ है जो युद्ध हुआ प्रथम विश्व युद्ध, उसमें से हर क्षेत्र के लोग भाग लिए और उसमें से हर क्षेत्र में उससे प्रभावित हुए। ठीक है, मायोर एक इतिहासकार था, उसका कहने का था मायोर का विचार था कि प्रथम महायुद्ध इतिहास की पहली घटना थी जिससे न केवल सारी दुनिया के लोग संबंध ही थे बल्कि वे जानते थे कि वे संबंध हैं। मायोर ने बढ़ती चेतना की ओर इशारा किया है। यह सच है कि प्रथम महायुद्ध के बाद जागरूकता कुछ लोगों की संपत्ति नहीं रह गई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से सभी लोग जागृत हो गए। ये मायोर के हिसाब से है। ठीक है, इस युद्ध ने अधिकांशता निराशा व्याप्त कर दी। इस हताशा और निराशा को स्पेंगलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में और काफ्का ने विवादास्पद उपन्यास मेटामार्फोस में अभिव्यक्ति दी। लगता था धरती पर मानव समाज की प्रगति के दिन लद गए, यानी कि उसका अंत समय आ गया है ना। मनुष्य अब तिलचट्टा जैसा हो गया था, पर दूसरी ओर रूसी क्रांति ने सारी दुनिया के मेहनत कश में नए सिरे से जिजीविसा भर दी, यानी कि जीने की आशा भर दी। साहित्य और संस्कृति में अपेक्षाएं कमजोर पर एक सुनिश्चित धारा आशा और संकल्प की भी बहने लगी थी। कहने का अर्थ है हर क्षेत्र में युद्ध हुआ, उसके बाद फिर से दुनिया बसाने की बातें होने लगी और रूस में मुख्य रूप से जो युद्ध हुई उससे परिवर्तन अधिक हुआ पूरा विश्व में। उसे देख करके अधिक लोग पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी यूरोप में सीखने लगे। इससे हमारे परिणाम निकला प्रथम विश्व युद्ध से हर क्षेत्रों में डेवलपमेंट धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा और अपनी अवस्था को पाने लगे। तो दोस्तों यहाँ था मेरा प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम एवं कारण। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।